नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इस बात का बहुत कम लोगों को पता है, जब वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर ने शुरुआत की थी तब 3 लोग थे, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर और तीसरा रिक गैरिन। तीनों अलग अलग फंड मैनेज करते थे पर इन्वेस्टमेंट साथ मिलकर करते थे। इस वीडियो में हम रिक गैरिन के बारे में बात करेंगे। हालांकि उनकी लाइफ और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। रिक गैरिन वॉरेन बफेट की उम्र के हैं और दोनों ही चार्ली मंगर से 6 साल छोटे हैं। रिक गैरिन के बचपन में ही उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया था। उनकी माँ सिलाई का काम करती थी और बहुत शराब पीती थी, जिसकी वजह से एक दिन उनकी मौत हो गई। उनके पिता ने उन्हें पाला। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से रिक ने मैथमेटिक्स पढ़ी। उनके पास कोई फाइनेंस या बिजनेस की एजुकेशन नहीं थी। उन्होंने एयरफोर्स में पायलट की ट्रेनिंग भी ली, पर कुछ समय बाद ही छोड़कर चले गए। 3 साल उन्होंने IBM में सेल्समैन का काम किया। उसके बाद 5-6 साल कैलिफोर्निया की स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक ब्रोकर का काम किया। रिक गैरिन के लिंक्स काफ़ी अच्छे थे, हॉलीवुड एक्टर्स तक उन्हें जानते थे। एक बार रिक फेमस एक्टर चार्ल्टन हेस्टन को स्टॉक एक्सचेंज दिखाने के लिए भी ले आए थे। जब रिक स्टॉक ब्रोकर का काम कर रहे थे तभी उनकी मुलाकात चार्ली मंगर से हुई थी। कहानी कुछ ऐसे है। जैसा कि आपको पता है, पिता की मौत के बाद चार्ली मंगर ओमाहा चले गए थे, जहां वॉरेन बफेट से उनकी मुलाकात हुई। कुछ साल बाद जब चार्ली मंगर वापस कैलिफोर्निया आए तो उन्होंने अपने ट्रेडर दोस्त जैक व्हीलर को वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बताया और जैक व्हीलर को उनका ट्रेडिंग बिजनेस बेचकर खुद के साथ फंड खोलने को कन्विंस किया। 1962 की बात है। जो जैक व्हीलर के ट्रेडिंग बिजनेस का खरीदार था वो रिक गैरिन था। रिक गैरिन जब डील क्लोज करने आए और चार्ली मंगर से मिले तो उन्हें समझ आ गया था कि वो डील के गलत साइड पे खड़े हैं। उस टाइम रिक के पास $40,000 ही थे और उन्होंने सारे ट्रेडिंग बिजनेस में लगा दिए और अल्टीमेटली सारा पैसा खो दिया। रिक गैरिन को 3 साल लगे फाइनेंशियली रिकवर करने में। 1965 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टनरशिप खोली। उन 3 सालों के दौरान रिक ने चार्ली मंगर को अपना गुरु बनाकर बहुत कुछ सीख लिया था। उधर ओमाहा में वॉरेन बफेट ने 1962 में बर्कशायर हैथवे टेक्सटाइल कंपनी की स्टॉक खरीदना शुरू किया, जो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। रिक गैरिन ने ब्लू चिप स्टैम्प्स कंपनी आइडेंटिफाई की और चार्ली मंगर को उसके बारे में बताया। चार्ली मंगर रिक गैरिन को वॉरेन बफेट के पास ले गए। वॉरेन बफेट को रिक गैरिन का आइडिया पसंद आया। तीनों ने मिलकर ब्लू चिप स्टैम्प्स में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट खरीद लिया। ब्लू चिप स्टैम्प्स के थ्रू उन्होंने वेस्को फाइनेंशियल, बफलो न्यूज़ और सीज कैंडी जैसी कंपनीज को एक्वायर किया। ब्लू चिप स्टैम्प से ही बर्कशायर हैथवे की नींव खड़ी हुई थी और बाद में ब्लू चिप स्टैम्प्स बर्कशायर हैथवे के साथ ही मर्ज हो गई थी। सीज कैंडी खरीदने के लिए 1972 में चार्ली मंगर ने वॉरेन बफेट को कन्विंस किया था और पहली बार क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट किया गया था, डीप वैल्यू कंपनी के बजाय। बुक वैल्यू का 3 गुना पैसा पे किया गया था। यहीं से वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी चेंज हुई थी। 1977 में रिक गैरिन और चार्ली मंगर ने डेली जर्नल कॉरपोरेशन खरीद ली थी, जो कि एक रीजनल न्यूज़पेपर कंपनी थी। चार्ली मंगर आज भी डेली जर्नल के चेयरमैन हैं और रिक गैरिन वाइस चेयरमैन है। डेली जर्नल का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आज भी कॉन्सेंट्रेटेड है। सिर्फ 3 स्टॉक्स हैं और तीनों बैंकिंग सेक्टर की। वेल्स फार्गो में 52% इन्वेस्टेड है, बैंक ऑफ अमेरिका में 43%, US बैंक कॉर्प में 5%। 1983 में रिक गैरिन ने पैसिफिक पार्टनर्स फंड बंद कर दिया। सुपर इन्वेस्टर्स ऑफ ग्राहम एंड डॉट्सविल में बताया गया है रिक गैरिन ने 1965 से 1983 तक 19 साल तक लगातार 32.9% कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दी और उसी पीरियड के दौरान S&P 500 इंडेक्स ने सिर्फ 7.8% रिटर्न दी। वॉरेन बफेट की पार्टनरशिप ने 13 साल तक 29.5% कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दी थी। मतलब रिक गैरिन की रिटर्न वॉरेन बफेट से बेहतर थी और उनसे लंबे पीरियड तक थी। वॉरेन बफेट बोलते हैं $1 की चीज़ 40 सेंट में खरीदना या तो लोग तुरंत समझ जाते हैं या नहीं समझते। रिक गैरिन का कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, बट वो तुरंत समझ गए थे और 5 मिनट बाद ही अप्लाई भी कर रहे थे। 1986 में रिक गैरिन ने टेपेस्ट्री फिल्म्स नाम का प्रोडक्शन हाउस भी खोला। 25-30 मूवीज़ प्रोड्यूस किए उन्होंने। हो सकता है कुछ आपने देख भी रखी हो। इस बिज़नेस पे वो 20% से ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते। बिज़नेस प्रॉफिटेबल है बट ज़्यादा नहीं। मोनीश पाबराय, जिन्होंने धांधो इन्वेस्टर बुक लिखी है, बताते हैं जब उन्हें वॉरेन बफेट के साथ लंच करने का मौका मिला था 2007 में, तो उन्होंने वॉरेन बफेट से रिक गैरिन के बारे में पूछा। वॉरेन बफेट बोले, चार्ली मंगर और मुझे पता था हम एक दिन बहुत अमीर बनेंगे और हमें कोई जल्दी नहीं थी अमीर बनने की। रिक गैरिन भी हमारे जितना ही स्मार्ट था, बट रिक को जल्दी थी अमीर बनने की। रिक गैरिन ने मार्जिन लोन्स लेके इन्वेस्ट किया हुआ था।
1973-74 के मार्केट क्रैश में उन्हें मार्जिन कॉल्स आई, जिसकी वजह से उन्हें बर्कशायर हैथवे की स्टॉक वॉरेन बफेट को बेचनी पड़ी $40 पर शेयर के प्राइस पे। वही $40 की स्टॉक आज $3 लाख पर शेयर की है। बहुत आर्टिकल्स और वीडियोस में आपको मिलेगा 1973-74 के मार्केट क्रैश में रिक गेरिन बर्बाद हो गए थे, ही गॉट वाइप्ड आउट। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने खुद देखा 1973 के बाद भी 10 साल तक उन्होंने पैसिफिक पार्टनर्स में पैसा मैनेज किया और डेली जर्नल कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन भी हैं वो आज भी, और सैलरी भी नहीं लेते। एक प्रोडक्शन हाउस के मालिक भी हैं और एक सोर्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ जनवरी 2020 में $44 मिलियन है। रिक गेरिन की बायोग्राफी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सीखने को मिली, लोन लेके इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। अगर रिक गेरिन लोन लेके इन्वेस्ट ना करते तो बर्कशायर हैथवे की स्टॉक बेचनी ना पड़ती और शायद वो भी बिलियनर होते आज। और पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है, जल्दी अमीर बनने की नहीं सोचना। दूसरा, आपकी पढ़ाई का बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप भी अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। रिक गेरिन ने मैथमेटिक्स पढ़ी थी, बिजनेस एजुकेशन नहीं थी, तब भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। तीसरा, कभी भी देर नहीं होती चाहे आपकी उम्र कितनी हो। रिक गेरिन 35 साल के थे जब उन्होंने पार्टनरशिप शुरू की। अगर आप रिक गेरिन के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप वॉरेन बफेट की बायोग्राफी स्नोबॉल और चार्ली मंगर की बायोग्राफी पुअर चार्लीज एल्मनैक और डैम राइट पढ़ सकते हैं। बाय द वे, उनका पूरा नाम जॉन पैट्रिक गेरिन था, जेपी गेरिन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।